बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। धर्मपत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम, जहां धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है, बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले सीएम धामी का केदारनाथ का ये दौरा अहम माना जा रहा है। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी ने रुद्र यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां संत महात्माओं से भी उन्होंने मुलाकात की। भगवान केदारनाथ जी से पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की आपदाएं, विपदाएं, विघ्न बाधाएं सब दूर हों। भगवान बाबा केदार हमारे राज्य पर अपनी कृपा करें, सभी प्रकार का हमारा विकास हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, सबका मंगल हो। भगवान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की, सबकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में केदारपुरी का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। आज मैं वो भव्य निर्माण कार्य, उसका जो पुनर्निर्माण का चल रहा है, उसको देखने भी आया हूँ, उसको देख भी रहा हूँ। और जो टाइम है, समय सीमा है, दिसंबर 2023 तक ये कार्य पूरे होंगे और भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आगे हम सबके सामने आएगी। भगवान बद्रीनाथ का भी जो है मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उसका भी हमने टाइमलाइन तय किया है कि 2023 तक पूरा होगा। आज पूरे भारत के अंदर धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है, वहीं काशी पे भव्य काशी और दिव्य काशी बन गई है। वहीं बाबा महाकाल में भी आज महाकाल उसका भी जो है लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। जितने भी हमारे देव स्थान हैं, चाहे बद्रीनाथ जी हों, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे अयोध्या जी हों, चाहे काशी हों, चाहे आज महाकाल हो, हर दिशा में महान नए निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। और यह सब कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्म और संस्कृति के उत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। उधर हरिद्वार के सूरजगिरी बंगला आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का समापन हो गया। वैदिक सम्मेलन समापन के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत ललितानंद गिरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पूर्व सीएम निशंक ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। संस्कृत को 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय एक साथ मिले हैं। संस्कृत का उत्थान की दिशा में जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय खोले। सबको लगता है कि यदि ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ज़रूरी है संस्कृत के उन ग्रंथों का अध्ययन करना। और ग्रंथों के अध्ययन के अंदर जो ग्रंथों में समाहित ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी है, वो तभी बाहर निकल पाएगी जब संस्कृत का शिक्षण करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, मैं पीछे के दिनों में वार्सा यूनिवर्सिटी में गया था, पोलैंड में। 200 सालों से वहाँ संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है और आज संस्कृत के प्रति जर्मनी जैसे विश्वविद्यालय देश 14 विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। का मतलब यह है कि ये जो संस्कृत का जन्मदाता है मेरा उत्तराखंड, और इसलिए उत्तराखंड को गौरव महसूस होता है। पूरे दुनिया में जिस प्रकार का वातावरण है, अशांति है और सब भय व्याप्त हैं, उस भय को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे वेदों में उसकी अनुसंधान है और उसकी वहाँ पर चाबी है। तो उस चाबी को खोलने के लिए ये सब वेदज्ञ यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर 3 दिन यही कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की मूल हमारी अनुभूति है, हमारा मूल धर्म है। इसके प्रचार के लिए ये यहाँ पर गंगा तट पर
सूरजगिरी के बंगले में, ये उत्तराखंड में ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। उधर पौड़ी बस हादसे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जांच की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए हादसे पर स्पीकर ने दुख जताया और दुर्घटना के कारणों की जांच की बात कही। ये शासन का अधिकार है, इसमें मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। दुखद हादसा हुआ है, इसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। क्या कारण था कि ये हादसा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक मुआवजे का सवाल है या और कोई बात है, वो शासन ही इस पर कुछ है। देखिए, जांच होनी चाहिए, सही गाड़ियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कितनी सवारी चढ़कर जा रही हैं, इन चीज़ों पे जांच होनी चाहिए और कड़ाई से इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि अगर 20 की बस की सवारी है तो 20 ही चढ़ने चाहिए, 36 नहीं चढ़ने चाहिए। गाड़ी पहाड़ में चलने लायक है कि नहीं है, ड्राइवर कंफर्टेबल है कि नहीं पहाड़ में चलाने लायक, ऐसी चीज़ों को हम तो देखें ही, साथ में जनता को भी इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जब वो कहीं पहाड़ की तरफ निकल रहे हैं, देखें ड्राइवर चला सकता है कि नहीं चलाता, क्योंकि पहाड़ की ड्राइविंग बहुत मुश्किल और कठिन है। ये शासन तो ऋतु खंडूरी को आपने सुना। इन दिनों जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, इससे पहले भी हादसों को लेकर कहा गया था कि कई हादसे सीट बेल्ट पहने हुए भी हो जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मौका नहीं मिलता सीट बेल्ट खोलने का और जो कार है वो खाई में गिर जाती है। तो सीट बेल्ट के नियम बदलने की भी मांग उठ रही है। अब ऐसे में गाड़ियों की फिटनेस की रेगुलर जांच हो। ऋतु खंडूरी ने कहा है ओवर स्पीडिंग के रास्ते में भी जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले पौड़ी में जो बस हादसा हुआ उसको लेकर ही ऋतु खंडूरी ने कहा कि इस हादसे की जांच की जा रही है। उधर मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दे दिया गया है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इन कारणों की जांच की जाए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि क्या ये हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ या फिर कोई और वजह थी। अगर ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अब जो परिवहन विभाग है वो भी कह रहा है कि कई ऐसे रास्ते हैं जो कि संकीर्ण होने की वजह से यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। इसी को लेकर तमाम अलग अलग जगहों से, चाहे वो परिवहन विभाग हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष, हर जगह से ये अब मांग उठ रही है कि इस हादसे की न सिर्फ जांच होनी चाहिए बल्कि जो सीट बेल्ट है उसके नियम में भी बदलाव होने चाहिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां आज समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री चंदन राम दास ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वृद्धा पेंशन में धनराशि बढ़ाने का फैसला लिया गया, तो वहीं पति पत्नी दोनों को पेंशन देने के लिए शासनादेश जारी किया गया। दूसरी तरफ छात्रावासों में संचालित हो रहे भोजन व्यवस्था के लिए 150 रुपए प्रति छात्र का आदेश जारी किया गया। बता दें कि इससे पहले प्रति छात्र भोजन के लिए मात्र 60 रुपए दिए जा रहे थे। वहीं अटल आवास योजना के लिए भी धामी सरकार ने धनराशि बढ़ा दी है। पहले जहां 60,000 रुपए लाभार्थियों को मिलते थे, तो वहीं अब अटल आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। बड़ा फैसला ये भी है कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई, उन सभी बच्चों को वात्सल्य योजना से जोड़ा जाएगा। वात्सल्य योजना से जुड़े जिन बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, उनकी शादी का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। मीडिया से बात करते हुए मंत्री चंदन राम दास ने यह भी बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अनाथ हुए तमाम बच्चों की गणना की जा रही है। इन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अनाथ बच्चियों को उत्तराखंड सरकार विधवा पुत्री के तहत सरकार की ओर से धनराशि मुहैया कराएगी। वक्फ बोर्ड की जमीन का चिन्हीकरण, उसका विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव पिछली बार मैंने दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण के जो हमारे ये चल रहे हैं मदरसों को जिन जिन लोगों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है, उनको अंतिम चेतावनी देते हुए उनको ये कहा गया है
कि आप 1 महीने के अंदर आप शिक्षा विभाग से या तो मान्यता लें, नहीं तो आपके मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो अगली बैठक होगी उनमें ये प्रस्ताव पारित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की गई है, और खास तौर पर इन प्रस्तावों में आपको ये भी जानकारी दे दे कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन बच्चों के लिए भी योजना लाई जा रही है। तो बड़ी बातें ये निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा ये भी बता दें कि जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने कुछ योजनाओं पर जोर दिया है और कहा है कि जो अगली बैठक होगी उसमें संभव ये है कि इन योजनाओं को पारित किया जाए कैबिनेट की तरफ से। इसके अलावा आपको एक बड़ी जानकारी ये दे दे कि जो ये योजनाएं हैं उनमें जो छात्रावास है उनकी धनराशि बढ़ाने की बात कही गई है। लगभग 1,30,000 धनराशि बढ़ाने की बात कही गई है अटल योजना के तहत। और साथ ही साथ ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि इन तमाम योजनाओं में जो चर्चा हुई है उसमें समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। वृद्धा पेंशन में धनराशि बढ़ाने का फैसला लिया गया और इस वृद्धा पेंशन को अगली कैबिनेट में पारित करने की पूरी योजना बन रही है। पति पत्नी दोनों को पेंशन देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया। छात्रावासों में संचालित हो रहे जो भोजन की व्यवस्था है उसमें भी 150 रुपये प्रति छात्र का आदेश जारी किया गया है। और इससे पहले ये जो धनराशि थी वो 60 रुपये था एक छात्र पर। अटल आवास योजना के लिए भी चर्चा की गई। धामी सरकार ने धनराशि बढ़ा दी है। जहां 60,000 रुपये लाभार्थियों को दिए जाते थे, मिलते थे, वहीं अब इस योजना के तहत 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये तमाम वो प्रस्ताव हैं जिन्हें कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। और फैसला ये भी लिया गया जिसका जिक्र हम लगातार आप तक कर रहे हैं कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता जिनकी मौत हो गई उन सभी बच्चों को वात्सल्य योजना से जोड़ा जाएगा। ये एक ऐसी योजना जहां सरकार इन बच्चों का खर्चा उठाएगी। इनमें अगर कोई बच्चा जिसकी शादी की उम्र हो जाती है तो उसकी शादी का खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। इस पर बात की गई। मीडिया से बात करते हुए मंत्री चंदन राम दास ने ये कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अनाथ हुए तमाम जो बच्चे हैं उनकी गणना की जा रही कि आखिर उत्तराखंड में कितने बच्चे हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमने जो 6 महीने अपनी सरकार का जो कामकाज था उसकी समीक्षा की और आज मैंने पाया कि बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे कामों को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये निर्देशित दिया है कि हर 3 महीने में विभागीय समीक्षा हो और एससीपी और टीएसपी की जो योजनाएं हैं वो 100% धरातल पर आए, ऐसा अभिनव प्रयास हम कर रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे वो काफी कुछ बोल रही होगी। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाएंगे कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा किस तरह एक शख्स को सामने से हट जाने का इशारा दे रहे हैं। दरअसल ये गरीब शख्स अर्जी के जरिए उन तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, लेकिन करण माहरा को इस शख्स के प्रति अपनाया गया गैर जिम्मेदाराना रवैया इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गरीबों के प्रति अपनाए जा रहे इस रुख की ओर ये तस्वीरें इशारा कर रही है। बता दें कि करण माहरा का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरिद्वार में पहली बार बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र उर्फ किरण चौधरी, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अमित चौहान और बहादुराबाद से ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी निर्विरोध चुनी जाएंगी। दरअसल तीनों ही प्रत्याशियों के सामने किसी दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। 13 अक्टूबर को चुनाव की तारीख तय की गई है। बीजेपी प्रत्याशियों के अलावा किसी और के नामांकन नहीं आने पर तीनों का निर्विरोध चुना जाना तय है। 2 दिन नामांकन पत्रों की बिक्री के बाद सोमवार को नामांकन किए गए। जिला पंचायत कार्यालय में हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र उर्फ किरण चौधरी और उपाध्यक्ष पद के लिए अमित चौहान ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
उत्तराखंड के सभी जिलों में पिछले 3 दिनों में जमकर बारिश हुई है। वहीं भारी बारिश के चलते सीमांत जिले उधम सिंह नगर में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई है। एक और जहां किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तो वहीं भारी बारिश से हुए फसलों के नुकसान ने उनकी कमर तोड़ दी है। बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूटा है। खेतों में लहलहाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उधम सिंह नगर से 3 दिनों से हो रही बारिश से किसान परेशान हो चुके हैं। खेतों में फसल गिरने से किसानों का धान गलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। जो आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया। और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे की तौर पर रख बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है। सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया है वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी किसानों की। अब देखो इस वर्ष भी क्या सरकार इसके लिए निर्णय लेती है। आज कुमाऊं मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी भी बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को इसमें तो ये है कि अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना उसको मंड ले खेत से। इससे पहली बात तो ये है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी। उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। दूसरी इसमें जो है अधिक पानी भर जाता है तो एक फुंसा सा होता, बीमारी आने का खतरा है। और अब बात करेंगे बर्फबारी में फंसे हुए ट्रैकर्स की। भारी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार लोगों से ट्रैकिंग और हिल स्टेशन पर नहीं जाने का लगातार अनुरोध कर रही है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं। पिछले दिनों द्रौपदी का डांडा हादसे में 27 से ज्यादा पर्वतारोहियों की हिमस्खलन में फंसने के कारण जान चली गई। अभी भी 2 लापता है। वहीं अब रांसी, महापंथ, केदारनाथ में ट्रैकरों के फंसे होने का मामला सामने आया। ट्रैक पर फंसे बंगाल के एक ट्रैकर की मौत हो गई। वहीं एक ट्रैकर को एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि भारी बर्फबारी के चलते रविवार को रेस्क्यू टीम लौट आई थी। सोमवार को फिर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ट्रैकर को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की मौत हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों ट्रैकर केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर फंसे थे। दरअसल बंगाल का एक 10 सदस्यीय दल 2 अक्टूबर को रांसी होते हुए महापंथ केदारनाथ ट्रैक पर रवाना हुआ था। 10 ट्रैकर्स में से 8 तो सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन उनमें से 2 ट्रैकर फंसे। और दूसरी तरफ इससे पहले उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में एवलॉन्च आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रेनी और ट्रेनर फंस गए थे। इसमें अब तक 27 के शव बरामद कर लिए गए। अभी भी 2 लापता हैं। तो भारी बर्फबारी हो रही है और लगातार प्रशासन हो या फिर मुख्यमंत्री, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी ट्रैकर्स हैं जिन्होंने ये सोचा है कि इन दिनों वो ट्रैकिंग के लिए आए, उनसे अपील की जा रही है कि वो ट्रैकिंग इन दिनों ना करें, क्योंकि जो भारी बर्फबारी हो रही है इसको लेकर ही ये चेतावनी दी जा रही है। ट्रैक पर फंसे बंगाल के एक ट्रैकर्स की मौत हो गई। देखिए अभी फिर एक और हादसा हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हादसा हुआ था, 27 लोगों के शव बाहर निकाले गए थे। दूसरे ट्रैकर को एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बचा लिया और ये तब हुआ जब रविवार को ट्रैकर की जो टीम थी वो वापस लौट आई थी और फिर सोमवार को गई, तब ये 2 लोग मिले जिसमें से एक का शव मिला और एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 अक्टूबर को रांसी होते हुए महापंथ ट्रैक पर रवाना हुई थी ये टीम। जब ये टीम वहां रवाना हुई थी तो उसके बाद टीम में शामिल 10 ट्रैकर्स में से 8 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो 2 थे वो फंसे हुए थे वहां पर। और उसके बाद फिर इनको ढूंढना गया और ढूंढने के बाद पता चला कि जो ये 2 ट्रैकर्स हैं वो महापंथ केदारनाथ में फंसे हुए हैं। तो इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया और एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और इसीलिए सीएम भी और प्रशासन भी लगातार लोगों को कह रहे हैं कि अभी बर्फबारी ज्यादा हो रही है, ट्रैकिंग के लिए अभी वो उत्तराखंड ना आए। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर से
दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, दोनों ओर से भारी पथराव भी किया गया। खूनी संघर्ष में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पथराव में कई लोग जब जख्मी हुए हैं तो उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने बल प्रयोग का इस्तेमाल किया और मामला जो है उसको शांत करवाया। फिलहाल मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआयना कर लिया है और इस पूरे मामले में अभी शांति देखी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।